सीजन 2 एपिसोड एक स्टोरी श्रेयांश सरियावंशी का है। हमारी धरती से दूर आकाश की गहराइयों में लाखों किलोमीटर दूर एक ग्रह जो किसी आग की तरह चमक रहा था। उस ग्रह के अंदर घुसने पर 17 आयामों और 24 लोकों के बीच आसमान के ऊपर बना हुआ था एक लोक। उस लोक का नाम था सूर्यवंशी लोक। सूर्यवंशी लोक के इतना भव्य और इतना विशाल कि मानो पूरी दुनिया ही उसमें समा जाए। उस लोक में चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, चारों तरफ पक्षियाँ घूम रहे थे, मानो ऐसा लोक जो किसी हम कहीं स्वर्ग के अंदर आ चुके हो। उस सूर्यवंशी लोक के अंदर एक जगह जहाँ बहुत विशाल सभा बनी हुई थी, सभा एक कक्ष बहुत ही ज़्यादा विशाल, उसके दोनों तरफ लगे हुए थे कुर्सियाँ और उस कक्ष के ऊपर चलते हुए एक 10 मंजिले से भी ज़्यादा बड़ा हुआ एक स्टेज जिसके ऊपर बना हुआ था एक सिंहासन और उस सिंहासन के नीचे बने हुए थे बहुत सारे सिंहासन। उस सिंहासन पर रखी हुई थी एक लड़के की मूर्ति। वह मूर्ति दिखने में बहुत ज़्यादा विशाल और महिमामय लग रही थी। उस लड़के के चारों तरफ 108 प्रकार की बिजलियाँ और 13 प्रकार की कुदरती शक्तियों का मिश्रण दिख रहा था। उस लड़के के सिर के पीछे ना जाने कितनी मूल तत्व शक्तियाँ घूम रही थीं, वो भी अलग अलग तरीके से, वह भी किसी चक्र की तरह। उस लड़के ने अपने हाथ के ऊपर एक त्रिशूल पकड़े हुए था और उस त्रिशूल के ऊपर घूम रहा था एक चक्र जो विशाल और भयावह दिख रहा था, जिसके अंदर से विशाल शक्ति निकल रही थी। उसी सभा में नीचे बैठे हुए थे बहुत सारे लोग। तभी उसी सभा में उसी कक्ष के ऊपर आती है एक बेहद खूबसूरत दिखने वाली औरत, जिसने बहुत ही ज़्यादा सुंदर कपड़े पहने हुए थे। वह किसी महारानी की तरह दिख रही थी। यह औरत और कोई नहीं बल्कि अल्पा साम्राज्य की राजकुमारी और सूर्यवंशी साम्राज्य की महारानी निर्जा थी। निर्जा ऊपर चढ़ती है और उसी मूर्ति के सामने खड़ा होकर उसे देखती है और उसकी आंखों में आंसू तर आते हैं। तभी वह औरत सामने देखती है और सामने देखकर कहती है, उस विशाल युद्ध में क्या हुआ यह हम में से कोई नहीं जानता और विद्युतांश किस हालत में है यह भी हम नहीं जानते। उस विशाल युद्ध में उस असुर महाकालसुर का अंत तो हो गया, लेकिन विद्युतांश कहाँ है यह कोई नहीं जानता। इतना कहकर उस औरत की आंखों में आंसू तरने लगते हैं, मानो वह अपने साथ बिताए हुए कुछ पलों को याद कर रही हो। वह औरत आगे कहती है, हमें इस सूर्यवंशी लोक को इस तरह ही संभाल कर रखना होगा जैसा वह विद्युतांश ने दर्शाया था। वह विद्युतांश एक अजय योद्धा बन चुका है। तभी वहीं उसी सभा में से बीच में से एक आवाज़ आती है, महारानी क्या आपको लगता है कि लीडर अब भी जिंदा है? इतना कहकर वह योद्धा जिसने यहाँ सवाल किया था अपने सिर को नीचे झुका लेता है। उस योद्धा के इस बात को सुनने के बाद उस सभा में चारों तरफ बातचीत शुरू हो जाती है। तभी वह औरत उस योद्धा की तरफ देखती है और कहती है, वह एक अद्वैत है और अद्वैत मरा नहीं करते। वह एक ऐसा वीर योद्धा है जो कभी भी दुनिया में नहीं कहा और ना आगे कभी होगा। उसने इतनी छोटी सी उम्र में वो काम किया जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की। तभी वहीं पर खड़े हुए विद्युतांश के मास्टर आचार्य धर्मेंद्र आगे आते हैं और निर्जा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, महारानी निर्जा, हमने उसी लोक के अंदर अपनी सेना भेज दी है और वह लोक का चप्पा चप्पा छान मारा है। विद्युतांश और महाकालसुर के युद्ध के अनुसार वह लोक पूरी तरह तबाह हो चुका है और उसका अस्तित्व इस ब्रह्मांड से मिट चुका है। अब यह कहना असंभव है कि वहां पर कोई भी सुराग मिलेगा। आचार्य धर्मेंद्र, उनकी शक्तियां अब एक आधे विनाशक के रूप में पहुंच चुकी थी। वह एक अर्ध विनाशक थे। उनकी यह बात सुनने के बाद उन्हीं के साथ खड़े हुए बहुत सारे लोग जो विद्युतांश की टीम के लीडर थे वो भी इसी बात को कहते हैं। तभी निर्जा
धर्मेंद्र की तरफ देखती है और कहती है, आचार्य आप भी जानते हैं इस बात को, क्योंकि मुझसे बेहतर आप उस लड़के को जानते हैं। वह लड़का कहाँ है यह चीज़ हम नहीं जानते, लेकिन मेरा मन कहता है वह जीवित है। इतना कहने के बाद नीरजा अपनी आंखों से आंसू को पोंछ लेती है और वहीं पर जाकर कुर्सी के ऊपर बैठ जाती है। इस समय उन विशाल स्वर्ण कुर्सियों पर नीरजा के अलावा 5 और औरतें बैठी हुई थी। ध्यान से देखने पर मालूम होता उनमें से एक रोजिका, दूसरी नैना, तीसरी माधवी, चौथी कृष्णा, पांचवी प्रिया और छठवीं देविका थी। यहाँ 6 औरत वहाँ पर बैठी हुई थी और उनके ऊपर बैठी हुई थी एक औरत जो दिखने में बेहद बूढ़ी दिखाई दे रही थी। वह सूर्यवंशी साम्राज्य की महारानी थी और विद्युतांत सूर्यवंशी की अम्मा यानी उसकी दादी महारानी दीपमंत्रा थी, जो विद्युतांत सूर्यवंशी के सिंहासन के नीचे बैठी हुई थी। तभी उसी सभा में फुसफुसाहट शुरू होती है और उस सभा में कुछ लड़के आकर सामने खड़े होते हैं। वहाँ पर 6 लड़के दिखाई दे रहे थे, जिनके ऊपर से तेज यूं ही भटक रहा था मानो वह कोई अमूल देव हो। उनकी सभी की मूल तत्व शक्ति थंडर यानी बिजली थी। कभी वह सभी लोग वहीं पर बैठी 6 औरतों के पास आते हैं और वहीं पर जाकर खड़े हो जाते हैं। वह सभी लोग और कोई नहीं बल्कि विद्युतांत सूर्यवंशी के पुत्र थे। उन्हीं सभी पुत्रों की काबिलता तो विद्युतांत से बहुत अधिक थी। उसके सभी पुत्र जन्म से ही ब्रह्म सेतु रैंक के योद्धा थे, जो कि विद्युतांत को ब्रह्म सेतु रैंक तक पहुंचने के लिए इतने सारे पापर बेड़ने पड़े थे। लेकिन वह सभी लोग वहीं पर आकर खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर आकर आचार्य धर्मेंद्र के सामने घुटनों के बल बैठते हैं और उनका आदर करते हैं। तभी उन सभी 6 लोगों में से सिर्फ 5 लोग अपने घुटनों के बल बैठते हैं और उनका आदर करते हैं, और उन्हीं में से एक लड़का यानी श्रेयांश सूर्यवंशी वो वहीं क्या वहीं खड़ा होता है। सभी लोग इसकी इस उद्दंडता को देखते हैं। तभी रोजिका खड़ी होती है और श्रेयांश को गुस्से में डांटते हुए कहती है, श्रेयांश ये क्या बदतमीजी है। तभी श्रेयांश अपनी माँ रोजिका की तरफ देखता है और कहता है, माँ ये मेरे पिता के गुरु और मेरे परदादा जैसे हैं। ये मेरी जगह इनके कदमों के अंदर नहीं बल्कि इनके दिल के पास होनी चाहिए। यह बात कहकर श्रेयांश धर्मेंद्र की तरफ देखता है। श्रेयांश के जवाब को सुनकर सभा में बैठे हुए सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं और श्रेयांश की बड़ाई करने लगते हैं। श्रेयांश विद्युतांत सूर्यवंशी और रोजिका का पुत्र था, जो जन्म से ही ब्रह्म सेतु रैंक पर था और वह अब 9 साल का हो चुका था। तभी श्रेयांश आचार्य धर्मेंद्र के पास जाता है और उनके गले लग जाता है। आचार्य धर्मेंद्र भी श्रेयांश को गले लगाते हैं और उसकी तरफ देखकर कहते हैं, लड़के जब तेरा बाप मुझे मिला था वो बहुत ही कमजोर था। उसे एक हमले की प्रैक्टिस के लिए पूरी रात जगना पड़ा और उसके साथ उसका एक दोस्त था जिसे नागेंद्र कहते हैं, जो प्राचीन नागवंश का उत्तराधिकारी था। तभी श्रेयांश धर्मेंद्र की तरफ देखता है और कहता है, दद्दू क्या नागेंद्र कक्का भी उस युद्ध में इतना देखकर चुप हो जाता है। तभी धर्मेंद्र उसी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, नहीं, नागेंद्र को विद्युतांश ने खुद से अलग कर दिया था। वह अपने नागलोक के अंदर होगा। तभी श्रेयांश वहां पर उनके सामने हाथ जोड़ता है और अपनी माँ रोजिका के पास जाकर उसके पास ही उसकी गोद में बैठ जाता है। रोजिका श्रेयांश के कंधे पर हाथ रखती है और उसे सहलाने लगती है। देखने में लग रहा था श्रेयांश विद्युतांत सूर्यवंशी की बिल्कुल फोटो कॉपी जैसा दिख रहा था। उसका जैसा लड़का कोई नहीं, उसके चेहरे पर अलग ही तेज और गुरूर दिख रहा था, पर उसके अंदर गुरूर जैसी चीज
कि नहीं, उसे घमंड नहीं था अपनी ताकत पर। वह अपने पांचों भाइयों में सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ था। तभी सूर्यवंश रुचिका की तरफ देखता है और कहता है, माँ, क्या मैं नागलोक जा सकता हूँ? तभी रुचिका श्रेयांश के कंधे पर हाथ रखती है और कहती है, हाँ, बिल्कुल जा सकते हो। नागलोक के राजा तुम्हारे पिता के सबसे अच्छे दोस्त नहीं बल्कि उनके भाई थे। तभी श्रेयांश रुचिका की तरफ देखता है और कहता है, तो ठीक है माँ, मैं कल ही नागलोक के लिए प्रस्थान करूँगा। इतना कहने के बाद श्रेयांश वहीं की वहीं रुक जाता है। दोस्तों, यहाँ सीजन 2 का पहला एपिसोड है जो मैंने डब्ड करके बनाया है। भाई, इससे आगे के एपिसोड को डब्ड करने में मुझे समय लगेगा। यहाँ तो मैंने इसलिए डाल दिया है ताकि सीजन 2 के कुछ एपिसोड इसी तरह डाल दूँ जिससे आप लोग भी उन्हें समझ सके। तो कहानी को आगे बढ़ाएंगे और बता दूँ, विद्युतांत उस युद्ध में बहुत बुरी तरह घायल हुआ या मारा गया, इस चीज़ का जिक्र यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ तो कहानी के अंत में ही मालूम होगा, जब जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी, जब हमें मालूम होगा कि क्या विद्युतांत जीवित है या फिर मारा जा चुका है। अगर हाँ जीवित है तो वह अभी तक अपने सूर्यवंशी लोक में क्यों नहीं आया। जानने के लिए मेरी कहानी को सुनते रहिए। धन्यवाद।